हाय एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्कैटरिंग लेंथ के बारे में पढ़ा था, लेकिन फर्मी स्कैटरिंग लेंथ पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो स्कैटरिंग लेंथ के लिए ये सारी इक्वेशन तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये हमने सब में प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी। यहाँ तक हम आ गए थे कि k टेंस टू 0 पर हमारे हमारे पास ये इक्वेशन मिल रही थी, और उस कंडीशन में सिग्मा टोटल हमारे पास ये आ रहा था, ये भी अपन ने देख लिया। हम चाहते थे कि सिग्मा टोटल फाइनाइट रहे, उसके लिए हमने बोल दिया था कि जो ए के आ रहा है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, k टेंस टू 0 पर -1/a के इक्वल होना चाहिए। तो फाइनाइट होने पे देखो k टेंस टू 0 जब हो जाएगा तो ये k हमें यहाँ से हटाना है, बिकॉज वी वांट अ फाइनाइट नंबर। सो लेट्स से दिस फाइनाइट नंबर इज a, तो -1/a मिल जाएगा। इस a को फर्मी स्कैटरिंग लेंथ क्यों बोलते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो हमें सबसे पहले, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये तो समझा ही दिया था कि k टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू 4πa² हो जाती है। नाउ ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, हमें पता है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है हमेशा। जैसे मान लीजिए कोई स्फेयर है, 3 डायमेंशनल है, और सामने से कोई बीम आ रही है, तो वो बीम जो है इसको परपेंडिकुलर काटेगी। तो अगर मैं बीच में से इसको कट करूं, तो आप ये इमेजिन करके देखो कि किसी स्फेयर को जब बीच में से काटा जाता है, तो जितना पार्ट आपने कट किया है, अगर उसको बाहर निकालोगे तो उसका शेप कैसा आएगा? उसका शेप आएगा सर्कुलर। तो जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर एरिया होगा। इसका मतलब ये जो 4πa² आया है, ये क्रॉस सेक्शन होने की वजह से ये कैसा एरिया है? सर्कुलर एरिया। और ये सर्कुलर एरिया कब आ सकता है? जब उस सर्कल की रेडियस कितनी हो? 2a हो। क्योंकि अगर 2a रेडियस होगी तो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला, सर्कल का एरिया निकालेंगे, सर्कल का एरिया होता है πr²। यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी? 2a रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4πa² आएगा। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है कि हमारे पास में, देखो इसका मतलब डेफिनेशन देखना कि फर्मी स्कैटरिंग लेंथ जो आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा, ए तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इफ वी ड्रॉ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 2a, हम 2a रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ कर रहे हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देन द एरिया प्रेजेंटेड बाय दिस स्फेयर पैरेलल टू बीम। तो जो बीम आ रही है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो एरिया होगा, मान लीजिए न्यूट्रॉन्स की बीम आ रही है, वो सीधे इस एरिया पे गिरेगी। तो वो एरिया कितना होगा? सर्कुलर होगा, जिसको मैं ब्लू कलर से शेड कर रही हूँ। अब ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। अब हमें पता है कि इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस 2a है, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2a और स्क्वायर। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4πa²। ध्यान रखना, 4πa² स्फेयर का एरिया नहीं है, बीच में से काटे गए सर्कुलर प्लेन का एरिया है। सो वी इंटरप्रेट द फर्मी स्कैटरिंग लेंथ, क्या डेफिनेशन होगी? as being equal to half the radius of an impenetrable sphere such that all neutrons of zero energy intercept by it are elastically scattered। इसका मतलब ये वो एरिया होगा किसी स्फेयर का जिसके ऊपर जीरो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन भी अगर गिरेंगे तो उनकी इलास्टिक स्कैटरिंग हो जाएगी। अब जीरो एनर्जी क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि ये तभी वैलिड मिलेगा जब k टेंस टू 0 हो, और k टेंस टू 0 कब मिल रहा था? जब एनर्जी 0 आ रही थी। इसलिए हमें ये लाइन लिखना पड़ेगा कि ऑल द न्यूट्रॉन ऑफ जीरो एनर्जी विल बी इंटरसेप्ट बाय इट, यानी कि इसने जितने जीरो एनर्जी के न्यूट्रॉन को ये कैच करेगा वो सब के सब क्या हो जाएंगे? इलास्टिकली स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें फर्मी स्कैटरिंग लेंथ का फिजिकल सिग्निफिकेंस मिलता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन एट लो एनर्जी, ये भी थोड़ा सा देख लो एक बार में कि हमारे पास रेडियल इक्वेशन अगर कंसीडर करते हैं, हम एस वेव के लिए लेंगे तो L इक्वल टू 0 ही लेंगे, और हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो ये होती है। यहाँ u में लिखा हुआ है, आपको पता है u को हम u जो होता है वो वेव फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और मान हमारे पास एनर्जी इस बार कितनी होगी, क्योंकि स्कैटरिंग में न्यूट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आएगा, सो E विल बी ग्रेटर देन 0। नाउ अगर हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल समझें, यानी कि हमारा जो पोटेंशियल है वो इस तरह का है, इस तरह का, करेक्ट। यहाँ तो उसकी डेप्थ है माइनस का v0, और यहाँ पोटेंशियल आ जाता है 0, करेक्ट। सो ये जो है फर्स्ट रीजन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड रीजन हो जाएगा। इन दोनों के अंदर वेव फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मान लीजिए जो फर्स्ट रीजन है उसे मैं इनसाइड बोलती हूँ, और जो सेकंड रीजन है वो आउटसाइड बोलती हूँ। इनसाइड में वेव फंक्शन u इन है, आउटसाइड में वेव फंक्शन u आउट है।
तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इनसाइड के अंदर तो पोटेंशियल आपके पास वी नॉट होगा, तो यहाँ पर ई की जगह तो आपको ई लिखना है और यहाँ पर आपको माइनस ऑफ माइनस वी नॉट करना है, तो ई प्लस वी नॉट आ जाएगा और ई प्लस वी नॉट को बाद में अपन क्या रखेंगे, के टू स्क्वायर के टर्म में रखेंगे, जहां पर के टू स्क्वायर की वैल्यू देखो ये होगी ई प्लस वी नोट, जो कि अपन पहले कर चुके हैं। सेकंड में आउटसाइड में कितना हो जाएगा, वी जीरो हो जाएगा, वी जीरो होते ही आपके पास में केवल एम ई अपॉन एच स्क्वायर होगा, इसलिए जो के स्क्वायर है उसमें एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि इन दोनों इक्वेशन में बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, जब बीच में प्लस का साइन आता है तो सॉल्यूशन आपको पता है, हम केस में लेते हैं ए साइन प्लस बी कॉस में लेते हैं, फिर बाद में हम बाउंड्री कंडीशन लगा के बी को जीरो कर देते हैं, फिर हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो सिंपली ए साइन के आर के टर्म में आ जाता है, और इस सब का प्रूव अपन ने प्रीवियस कुछ यूनिट्स में कर रखा है, तो हम डायरेक्टली वही करेंगे, यहाँ से यू इन की जो वैल्यू आएगी उसको हमने ले लिया ए साइन, अब के आर होना चाहिए बट क्योंकि यहाँ पर के टू लिखा है तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ पे के टू आर हो जाएगा। यू आउट में ध्यान रखना है, यू आउट में एम्पलीट्यूड अलग ले लेते हैं बी, लेकिन सॉल्यूशन साइन थीटा जैसा ही होगा, तो साइन ले लिया और वहां पे इस बार अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ के ले रहे हैं, सो यहाँ पे आना चाहिए बी साइन के आर, लेकिन यहाँ पे के आर के साथ में हमें ईटा नोट को ऐड करना पड़ रहा है। अब ये ईटा नोट को ऐड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपके पोटेंशियल से बाहर है और हमारे पास में उसका फेज चेंज मिलेगा, बिल्कुल सेम फेज नहीं मिलेगा इनसाइड जितना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑब्वियसली फेज सेम नहीं होगा, तो हमारे पास में देखो ईटा नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द फेज ऑफ द एक्सटर्नल फंक्शन, ये जो बाहर वाला फंक्शन होगा पोटेंशियल से स्कैटर्ड होके उसके अंदर फेज चेंज आएगा, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फेज मान लिया। अब हम दो तरह के वेव फंक्शन कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि एल इक्वल टू जीरो के लिए ले रहे हैं, जब स्कैटर प्रेजेंट नहीं है तब हमारा जो वेव फंक्शन है वो साइन के आर अपॉन के इक्वल होगा। अब ये कहाँ से आया, वी कैन ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द रेडियल फंक्शन यू एट लार्ज बोथ विद एंड विदाउट स्कैटर फ्रॉम द एक्सपांशन। अरे यार ये एक्सपांशन क्या है, 17,618 और 17,619, ये कहाँ, ये अपन ने पढ़े ही नहीं होंगे, 17,618, अच्छा 17,618 यहाँ, ओके ओके ओके, जो हमने स्किप किया है ये रहा 17,618 एंड 17,619, सो ये मैंने बताया नहीं था आपको, ये रहे वेव फंक्शन हमारे पास में, तो ये हमारे पास एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पे लार्ज लार्ज उसके लिए लार्ज उसके लिए हमें मिल रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आएगी इसकी, है ना, ओके, सो आई एम जस्ट यूजिंग डायरेक्टली, आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन वाला पार्ट ना, उसी का वो है, वी कैन ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रेडियल फंक्शन एट लार्ज आर, सो जब क्योंकि जो फंक्शन था हमारे पास में उसमें लार्ज वैल्यूज के केस में हमारे पास में ये वैल्यूज आएगी, मुझे समझ में आ गया, मैं बताती हूँ आपको कैसे आएगा, कहाँ से लिया हमने इसको, ये देखो हमें एल इक्वल टू जीरो लेना है, हमारे पास ये वाले फंक्शंस थे राइट, हमारे पास ये वाले फंक्शन थे, हमें एल इक्वल टू जीरो लेना है, सो जैसे ही एल इक्वल टू जीरो लेंगे ये एल पाई बाई टू वाला टर्म जीरो हो जाएगा, इधर भी एल पाई बाई टू वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन आएगा ये वाला, ये तो आ जाएगा के आर प्लस डेल्टा नोट, और ये वाला जो फंक्शन आएगा वो आ जाएगा के आर। अब जब अपन इनका एसिम्प्टोटिक वो फॉर्म लेते हैं एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमारे पास में इनको के से डिवाइड करना पड़ता है, तो जो एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है नीचे के से डिवाइड किया जा रहा है वो दो कारण से आ रहा है, एक तो नॉर्मलाइजेशन फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन हो जाए और दूसरा एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जो है उसका बना रहे, सो ये रीजन मुझे इंटरनेट पे मिला है, ठीक है, तो एनीवेज हमारे पास ये आ जाएगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, चलिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे आर इक्वल टू बी पर, वाई, क्योंकि हमारा पोटेंशियल इफ यू रिमेम्बर आर इक्वल टू बी पर था, इधर हमारा यू इन था और इधर हमारे पास यू आउट था, सो आर इक्वल टू बी पर एक तो हमारा यू इन इक्वल टू यू आउट होगा, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन होगी आर इक्वल टू बी पर डेल यू इन अपॉन डेल आर विल बी इक्वल टू डेल यू आउट अपॉन डेल आर, ये आप निकाल लेना क्योंकि ये हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में कर रखा है, इससे आप एक कंडीशन निकालेंगे, इससे आप एक कंडीशन निकालेंगे, और इन दोनों सपोज यहाँ से वन कंडीशन मिली, यहाँ से टू कंडीशन मिली, 1/2 करोगे जो कि हम पहले कर चुके हैं, सो जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ अपनी नोटबुक में वैसे वैसे करते जाना,
मेरा मन कर रहा है कि मैं करूँ या नहीं करूँ, चलो मैं कर देती हूँ यार। एक है साइन के आर बाय के, है ना, मैं ट्राई कर लेती हूँ। एक वेव फंक्शन है हमारा साइन के आर अपॉन के, और ये मुझे लिखना है आर इक्वल टू बी पर, और इसको मुझे इक्वल करना है साइन के आर प्लस डेल्टा नॉट अपॉन के एट आर इक्वल टू बी। तो पहली बाउंड्री कंडीशन से तो मुझे मिलेगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन के बी इज इक्वल्स टू साइन, यहाँ पर के आर ही है क्या पता नहीं है, के टू आर हो सकता है ना, देख लेंगे अपन, है ना, वो जो भी होगा देख लेंगे, क्या देख ही लेती हूँ। अरे यार साइन के, हाँ यहाँ तो के ही है, फिर के टू कैसे आया, नहीं ये हमें लिखना पड़ेगा, के टू किस में आएगा हमारे पास, के टू किस में था, डेल्टा नोट वाले में था क्या, यू इन में के टू था, ठीक है, यू इन में हमारे पास के टू था, तो यहाँ पर के टू है, यहाँ पर के टू था, और तो यहाँ पर भी के टू, यहाँ पर भी के टू हो जाएगा हमारे पास में। बाउंड्री कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, हाँ मैंने सॉल्व कर लिया, देखो बाउंड्री कंडीशन भी लगा ली मैंने, चलो यहीं से सॉल्व करना था। तो पहले तो हमारे पास दोनों वेव फंक्शन को इक्वल किया है मैंने, ये मैंने इक्वल किया है, ठीक है, यहाँ पर के टू आएगा, लेकिन नीचे वाला के सेम रहेगा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के लिए, सो आर इक्वल टू बी रखेंगे तो इधर आ जाए, ये के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन के टू भी आ जाएगा, साइन के बी प्लस डेल्टा नोट, सो इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो जाएगी, ओके। इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, सो 1/k रहेगा, और साइन के टू आर का किया है मैंने, साइन के टू आर का, साइन के टू आर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा के टू कॉस के टू आर, और फिर आर की जगह क्या रखना है, बी रखना है, तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में यहाँ पे के बाहर आ जाएगा, सो और कॉस हो जाएगा 1/k फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर, ये देखो मैंने किससे डिवाइड किया है, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2/1 किया है, 2/1 किया है, सो ये रिलेशन हमें मिल जाएगी, ओके। और ये रिलेशन यहाँ से दी हुई है, ये रही, ठीक है। सो वी देन गेट आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है के टू कॉट के टू बी इज इक्वल्स टू के कॉट के बी प्लस डेल्टा नोट। नाउ आई एम लीविंग अप टू यू, तरीका बता देती हूँ, चैट जीपीटी से कर लेना, चैट जीपीटी में बता देगा कि ये इक्वेशन जो है वो डाल देना, यहाँ से साइन डेल्टा नोट को कैलकुलेट कर लेना, और खुद ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाहो तो वो भी समझ में आ जाएगा। कॉट को कॉस बाय साइन में करना, ऊपर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अपॉन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, उससे डेल्टा नोट का अलग हो जाएगा, उसके बाद में डेल्टा नोट के टर्म्स को सब जगह अलग कर देना, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। बाकी शॉर्टकट मेथड मैंने बता ही दिया है कि जस्ट क्लिक अ पिक्चर एंड उस पिक्चर को चैट जीपीटी में अपलोड कर देना, और नीचे लिख देना कि डिराइव दिस फॉर्मूला फ्रॉम द अबव इक्वेशन, सो आपके पास साइन डेल्टा नोट आ जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा नोट जो है वो ई वी नोट बी के टर्म्स में आपके पास आ जाएगा। सॉल्यूशन फॉर न्यूट्रॉन्स ऑफ जीरो एनर्जी, ये मुझे नहीं करवाना क्योंकि ये कोई यूज नहीं है, नेचर ऑफ द वेव फंक्शन ये भी नहीं करना है अपन को, साइन ऑफ फर्मी नहीं, कुछ नहीं करना है, अब जाके हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है।